वेलकम टू स्टडी गो विज़ीनत। आज का वीडियो लेक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वीडियो लेक्चर चाहिए तो सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नोट अवेलेबल है। जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, यही वाला पीडीएफ पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर यूट्यूब में बिल्कुल फ्री। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करा रही हूँ, लेकिन जो पीडीएफ है वो पेड है। इस पीडीएफ में ना सारे लैंडमार्क केसेस, रिसेंट केसेस और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो सारे कवर हैं। और प्री से लेकर मेंस तक का सब कुछ इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ना एक एमसीक्यू फाइल भी दी जाएगी, जिससे ना आप पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजीली रिवाइज कर पाए, आप असेस कर पाए कि आपको कितना समझ में आया। तो अगर आपको इस पीडीएफ को परचेस करना है, इस पीडीएफ के बारे में फर्दर डिटेल आपने लेनी है कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसका इंडेक्स वगैरह, तो आप मुझे मेल कीजिए मेरे ईमेल एड्रेस पर, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप ना पीडीएफ ज़रूर परचेस करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास, कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर हुआ तैयार, एंड फिर हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल होता है उससे ये चीज़ तो आसानी से क्लियर हो जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी पॉइंट्स प्रेम्बल से क्लियर होते हैं उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज़ क्लियर होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन चार चीज़ों को सभी सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना। तो पहला फीचर तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल गया प्रेम्बल से ही। इसके अलावा और फीचर्स हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को सोवरेन बनाता है, सोशलिस्ट बनाता है, सेक्युलर बनाता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, रिपब्लिक कंट्री बनाता है। तो ये कुछ और फीचर्स हैं जो आपको क्लियर हुए होंगे। और जैसा कि जो प्रेम्बल है वो स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका मतलब होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों को डेडिकेटेड है, और इंडिया में लोगों की सोवरेनिटी चलती है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी मिलती है लोगों की विल से, और जो पब्लिक है वो एंजॉय करती है राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। पब्लिक चाहे तो सत्ता बना सकती है और पब्लिक चाहे तो सत्ता उखाड़ के फेंक भी सकती है। तो ये कुछ फीचर्स तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको प्रेम्बल से ही क्लियर हो गए थे। ये भी क्लियर हो गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कि जनरली जो बाकी एक्ट होते हैं उनमें देखा होगा आपने कि स्टार्टिंग में ही मोस्टली सेक्शन 1 में उस एक्ट का शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट डेट वगैरह दे रखी होती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में आखिरी वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट 22 में, जिसमें आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं, इनमें ये चीज कवर की गई है। आर्टिकल 393 बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शॉर्ट टाइटल, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं आर्टिकल 394 बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट डेट, जो कि है 26 जनवरी 1950। इसके अलावा ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, जब इसको अधिनियमित किया गया था, उस टाइम पर कुछ ही आर्टिकल लागू हुए थे, लेकिन बाकी जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लागू हुए थे बाद में 26 जनवरी 1950 को। और इस ही डेट को कहा जाने लगा कमेंसमेंट डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर बीच में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 394A, जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या किया गया था, एम्पावर किया गया था कि जैसे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो लिखा गया था वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, तो अब जो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है उसको पब्लिश कराया जाएगा अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो यही बात करता है आर्टिकल 394A। फिर आता है आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 395 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने पर क्या क्या चीजें रिपील होंगी, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 रिपील होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील होगा। तो इस तरह से ये बातें की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी वाले पार्ट में। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। तो इसके ऊपर हमारा एक वीडियो है जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो देख लेना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। बट हम यहाँ पर शॉर्ट में अगर डिस्कस करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो प्योरली फेडरल है, पूर्ण रूप से संघात्मक भी नहीं है, और ना ही
प्योरली यूनिटरी है, पूर्ण रूप से एकात्मक भी नहीं है, बल्कि पार्टली फेडरल पार्टली यूनिटरी, यानी कि आंशिक रूप से संघात्मक है और आंशिक रूप से एकात्मक है। दोनों का ही मतलब मिक्सचर है। और इसीलिए केसी वेयर का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघात्मक है। ये पूछ लिया जाता है लाइन प्री में कि ये किसने कहा था। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी। तो यहाँ पर केसी वेयर ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। इसके अलावा ये कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में अच्छा बैलेंस इस्टेब्लिश करता है और ये प्रोवाइड करता है यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडायरी फेडरल फीचर रादर देन फेडरल स्टेट विद सब्सिडायरी यूनिटरी फीचर। जेनिंग्स का कहना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा फेडरेशन को हमारे सामने लाता है जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना जो सेंटर होता है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो इस तरह का फेडरेशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ग्रेनविल हस्टन का कहना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है कि डिवीजन ऑफ पावर होगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज वगैरह हैं, जो भी अदर ऑर्गन है गवर्नमेंट के, उन सभी के बीच में क्या होगा, पावर्स को डिवाइड किया जाएगा, शक्तियों का विभाजन होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है संघात्मक संविधान का। बट प्रैक्टिकली ये चीज नहीं है। प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली ये चीज देखने को मिलती है कि जो अलग अलग ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल बॉडीज वगैरह हो गई, ये सब अपनी पावर को क्या करते हैं, जो शक्तियां इनको दी गई हैं उनको जॉइंटली एक्सरसाइज करते हैं। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ वो इंटरडिपेंडेंट हैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए। और यही चीज होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और ये कहा है ग्रेनविल हस्टन ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। वही एक स्टेटमेंट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी वो भी पूछी जाती है। कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन अ टाइट मोड ऑफ फेडरेशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक टाइट मोड ऑफ फेडरेशन में सेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। डिपेंड करता है कि परिस्थितियां क्या चल रही हैं, समय क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो यूनिटरी हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो फेडरल हो जाता है। तो ये कहना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इसके अलावा कई केसेस आए जहां पर ये बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या फिर यूनिटरी है। इंपॉर्टेंट केस है SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें ये कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देखो सबने अपना अलग अलग व्यू दिया, बट जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो ये था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। केशवानंद भारती के केस में कहा गया था कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको ना हम अमेंडमेंट के प्रोसेस के थ्रू खत्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली ध्यान ये रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कंप्लीटली फेडरल है और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी है, बल्कि दोनों का ही मिक्सचर है, पार्टली फेडरल है, पार्टली यूनिटरी है। इसके अलावा अगला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल वाइज भी सबसे बड़ा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और शब्दों के अनुसार भी अगर आप देखें, आप शब्दों को काउंट करें कि कितने शब्द हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पूरे दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शब्दों के हिसाब से भी लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। वहीं अगर हम देखें कि आर्टिकल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है USA का कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ना सिर्फ 7 आर्टिकल है। बट अगर हम शब्दों के अनुसार देखें कि शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से देश का है, तो वो है मोनाको का। मोनाको के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3814 कुछ वर्ड है, ठीक है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लॉन्गेस्ट क्यों है, मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि रीजन यही है कि यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना रखा है। जो फेडरल स्टेट होते हैं उनमें ये चीज होती है कि सेंटर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, दोनों के लिए एक ही बना हुआ है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस को क्या किया है, बोरो किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि सबसे वास्ट डॉक्यूमेंट रहा था ब्रिटिश के टाइम पर, जो
एक्ट पास हुए थे उन एक्ट में से। तो इस एक्ट के अंदर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से भी काफी सारे प्रोविजंस, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया था। तो एक ये रीजन भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉन्गेस्ट होने का। इसके अलावा ये रीजन भी है कि हम भारत के जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं, मतलब वेराइटी ऑफ पीपल्स इंडिया में रहते हैं, डिसाइड करते हैं इंडिया में। तो उनके लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस को डालना, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पर इम्पैक्ट डाली है, जिसकी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन के हुआ है तैयार। वहीं अगला फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में फॉलो की जाती है। बट डिफरेंस ये है कि यूनाइटेड किंगडम में तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर मतलब जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो सोवरेन बॉडी होती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, इसलिए जो इंडियन पार्लियामेंट है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। इंडियन पार्लियामेंट अगर कोई एक्ट वगैरह पास करती है तो उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बचाए रखने के लिए क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। कोई भी एक्ट लेजिस्लेचर ने पास किया ऐसा जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो भले ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, बट जो जुडिशियल रिव्यू है उससे पार्लियामेंट के जो एक्ट वगैरह हैं वो बच नहीं सकते हैं, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके इनकंसिस्टेंट में होते हैं। और ये चीज़ करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पॉपुलर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, और तब तक ये पावर में रहती है जब तक कि पार्लियामेंट में ये मेजॉरिटी में होती है, कॉन्फिडेंस में होती है। ऑल राइट। और इस तरह की गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। ऑल राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। अगला फीचर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्सचर है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। मतलब कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है और कुछ में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब अमेंडमेंट आसानी से भी किया जा सकता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी है अमेंडमेंट के प्रोसेस में, और कहीं कहीं पर रिजिडिटी भी है। तो इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का मिक्सचर है। इसके अलावा अदर फीचर्स जैसे कि हमने डिस्कस कर ही लिए हैं प्रेम्बल में, और जो फेडरलिज्म वाला हमारा वीडियो है उसमें हमने काफ़ी सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर डिस्कस किए थे, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वो आप देख लेना। और इसके अलावा कुछ फीचर और भी हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक पार्ट 3 दिया गया है जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है। वहीं 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं वो डील करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और ये बेसिकली जो प्रोविजन है ना आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये दिए गए हैं पार्ट 4 में। फिर इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसके तहत पार्ट 4A, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है 51A, उसको क्या किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है। और ये बेसिकली डील करता है किस चीज़ से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो दी गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कुछ फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यहाँ तक आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बेसिक फीचर वगैरह बताया। अब हम 12 शेड्यूल्स जो दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि आर्टिकल 11 तक के आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो जो 12 शेड्यूल दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली पहले ना जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल थे, बट अब हो गए हैं 12 शेड्यूल, क्योंकि बाद में 9वां शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 11वां, 12वां शेड्यूल ये सब अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए थे। तो जो पहला शेड्यूल है इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनका कितना टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। जब हम लोग आज़ाद हुए तो उसके बाद ये समस्या आई कि हम ये चीज़ देखें कि जो हमारा टेरिटरी है, हमारा जो इंडिया है, उसमें कितना हिस्सा कहा जाएगा कि ये इंडिया है। तो इसीलिए हुआ ये कि उस टाइम पर जो 552 प्रिंसली स्टेट थी, 552 देशी रियासतें थी, उनको ना ऑप्शन दिया गया कि भाई या तो आप ज्वाइन कर लो इंडिया को, या पाकिस्तान चले जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट हो जाओ।
तो इन सभी में से जितनी भी हैं ये सारी की सारी प्रिंसली स्टेट, इन्होंने पहला ऑप्शन चूज किया, इन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 3 हैं जो ज्वाइन नहीं किए, एक तो हो गया हैदराबाद, दूसरा हो गया जूनागढ़, तीसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो देशी रियासतें थी इन्होंने मना कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने से। बाद में हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन के थ्रू, मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू, जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, 1948 में इंडिया में हैदराबाद को भी क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। देन जूनागढ़ को रेफरेंडम करा के इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया गया। अब बचा कौन, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन टेरिटरी में मिलाने के लिए क्या किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरि सिंह, इनके साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्जीक्यूट किया गया और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया हमारा इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड। तो अब यहाँ पर सब्सिक्वेंटली 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। तो अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन दिया गया था स्टेट का, जिसमें जो भी स्टेट थी इंडिया में उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन 4 हेड्स में डिवाइड किया गया था। तो इनको ना रीऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब बात की जा रही थी कि इनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले आता है एसके धर कमीशन, जो रिकमेंडेशंस देता है कि जो स्टेट हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर उनका रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहिए, भाषा के आधार पर उनको रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस देता है एसके धर कमीशन, और इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को स्क्रूटनाइज करने के लिए जेवीपी कमेटी बैठती है, जिसमें शामिल होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। और इस तरह से ये ऑफिशियली मतलब क्या कर देते हैं, रिपोर्ट वगैरह तैयार करके रिजेक्ट कर देते हैं ये चीज़ कि हम लोग रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पर ये चीज़ नहीं की जाएगी। फिर होता यह है कि 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक चलती है और उस भूख हड़ताल में पोटी श्रीरामुलु जो थे उनकी हो जाती है डेथ। और जैसा कि जो हंगर स्ट्राइक थी इसमें मांग की जा रही थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर आंध्र प्रदेश को बनाए जाने की। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पोटी श्रीरामुलु की डेथ के बाद बाधित हो जाती है कि वो क्या करे, आंध्र प्रदेश को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट करे। और पहली बार अक्टूबर 1953 में ही आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पर। फिर इसके बाद आती है फजल अली कमीशन, जिसके चेयरमैन होते हैं फजल अली। तो ये जो कमीशन आती है ये सजेस्ट करती है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट का पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट में, इसको ना एबॉलिश कर देना चाहिए और 16 राज्यों का क्रिएशन किया जाना चाहिए और 3 ऐसे टेरिटरीज को क्रिएट किया जाना चाहिए जिसको सेंटर एडमिनिस्टर करेगा, जिसका शासन केंद्र के पास होगा। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक्सेप्ट कर लेती है फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन और उनमें कुछ माइनर चेंजेस वगैरह करके लेकर आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए संशोधन करने के लिए 7वां संशोधन अधिनियम 1956 आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में स्टेट का क्लासिफिकेशन किया गया था उसको खत्म कर दिया जाता है और स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। 1 नवंबर 1956 को उभर कर आते हैं हमारे सामने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये चीज भी पूछी जाती है। तो अब अगर आपसे पूछे कि इंडियन स्टेट का लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में। बट अगर पूछे कि पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पर कौन सा राज्य क्रिएट किया गया था, तो वो किया गया था 1953 में आंध्र प्रदेश। तब तो जो आंध्र प्रदेश था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट हुआ था अक्टूबर 1953 में। बट अब जब रीऑर्गेनाइजेशन किया गया तो अब 1 नवंबर 1956 में हमारा आंध्र प्रदेश होता है क्रिएट। क्योंकि इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है फिर बच्चों को। बच्चे सोचते हैं कि अक्टूबर 1953 में ही हो गया था आंध्र प्रदेश फॉर्म, बट वो हुआ था तब लिंग्विस्टिक बेसिस पर। लेकिन बाद में फिर से स्टेट का क्या हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है 1956 में, जिसके बाद 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य उभर कर आए
और 6 यूनियन टेरिटरीज हमारे सामने आई। तो यहाँ पर ये चीज का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है हमारा, इसको नेशनल कैपिटल का दर्जा कब दिया गया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये दिया गया 1951 में, जो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा। तो इस तरह से काफी सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वगैरह बने हमारे इंडिया में। कब बने, कौन सी तारीख को बने, ये चीजें आप नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट है आपके कौन कौन से, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 में फॉर्म हुआ था। उत्तराखंड फॉर्म हुआ था 9 नवंबर 2000 में। झारखंड फॉर्म हुआ था 15 नवंबर 2000 में। इसके अलावा तेलंगाना आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 में। एंड प्रेजेंटली इंडिया में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरी जो थी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को कंबाइन करके अब सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 26 जनवरी 2020 में। और लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर का तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों को सेपरेट करके अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 में। तो इस तरह से टोटल अब आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 राज्य हैं। अब यहाँ पर ना एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर कहा गया है इंडिया यानी कि भारत। यहाँ पर भारत वर्ड यूज हुआ है, हिंदुस्तान वर्ड वगैरह यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना है ये चीज अच्छे से। इंडिया यानी कि भारत क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट होगा मतलब राज्यों का संघ होगा, जिसका मतलब यही है जितने भी स्टेट हैं इंडिया में वो यूनियन का इंटीग्रल पार्ट हैं। उनको राइट नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो सके। जैसा कि जो भी फेडरल कंट्री होती है वहां पर ये चीज देखने को मिलती है, वहां पर जो स्टेट होती है उनको राइट होता है अलग होने का, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टेट मानी जाती है यूनियन का इंटीग्रल पार्ट। और इस तरह से जो इंडिया है उसके जो भी स्टेट या टेरिटरीज वगैरह होंगे वो बताए गए हैं कहाँ पर, फर्स्ट शेड्यूल में। और इंडियन टेरिटरी में होगा क्या क्या चीज, स्टेट की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दे रखे हैं, और वो अदर टेरिटरी जो कि एक्वायर्ड की गई हैं। लाइक जैसे कि टेरिटोरियल वाटर होता है जो कि बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक फैला होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया, तो जहां तक भी मतलब हमें राइट मिले हुए हैं वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट होंगे। ऑल राइट, तो जो भी टेरिटरी हमने एक्वायर की है, चाहे पास्ट में की है या फिर हम फ्यूचर में करेंगे, वो सब आपका यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो इसीलिए जैसा कि जो इंडिया है वो एक सोवरेन कंट्री है, वो एक सोवरेन स्टेट है। स्टेट हम इंटरनेशनल लॉ में बोलते हैं कंट्रीज को। ऑल राइट, तो ये चीज मत कहना कि इंडिया स्टेट नहीं है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में बोला जाता है स्टेट कंट्री को। तो इस तरह से जो इंडिया है वो एक सोवरेन स्टेट है। तो इंडिया क्या कर सकता है, फॉरेन टेरिटरी को इंटरनेशनल लॉ में जो भी तरीके बता रखे हैं उन तरीकों से एक्वायर्ड कर सकता है, इंडियन टेरिटरी में मिला सकता है। तो इसी तरह से इंडिया ने काफ़ी सारी फॉरेन टेरिटरीज को, जैसे कि दादरा एंड नागर हवेली हो गई, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया उसके बाद क्या किया है, इंडियन टेरिटरी में एक्वायर्ड किया है। और सिक्किम वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड पहले यहाँ पर होता था आर्टिकल 2A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको हटा दिया गया है बाय दी 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ये चीज पूछ ली जाती है कि सिक्किम को इंडिया में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया गया था, तो ये पूछ लिया जाता है, इसलिए ये चीज अब ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ना सवाल ये आता है, सवाल क्या आता है, सवाल आता है कि जैसे कि आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट को ना इम्पावर किया गया है कि वो यूनियन में किसी नए स्टेट को एडमिट कर सकती है या फिर किसी नए स्टेट को क्या कर सकती है, वो इस्टेब्लिश कर सकती है उन टर्म्स पर और उन कंडीशंस पर जो कि उसको सही लग रही हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट को इम्पावर किया गया है इस चीज़ के लिए। वहीं आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को इम्पावर किया गया है कि वो क्या कर सकती है, नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। कैसे, किसी स्टेट से कोई टेरिटरी वगैरह सेपरेट करके, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को आपस में जोड़कर, या किसी स्टेट के पार्ट को आपस में जोड़कर, या किसी भी टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट से जोड़कर, या फिर किसी स्टेट का जो एरिया है उसको या तो इंक्रीज कर सकती है या फिर डिमिनिश भी कर सकती है, या फिर स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उनमें बदलाव कर सकती है, स्टेट का जो नेम है वो भी बदल सकती है। तो यहाँ पर इन चीजों के लिए पार्लियामेंट को इम्पावर किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल 2 के तहत तो क्या किया जा रहा है, स्टेट्स को एडमिट किया जा रहा है।
ऐसी स्टेट को जो पहले से एग्जिस्टेंस में है बट यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, ऑलराइट, या फिर ऐसे स्टेट को स्टैब्लिश किया जा रहा है जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है, न्यू स्टेट को स्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन आर्टिकल 3 के तहत इंडियन टेरिटरी के अंदर ही जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें क्या किया जा रहा है, रीएडजस्टमेंट किया जा रहा है। जो भी फॉर्मेशन हो रहा है स्टेट का, जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्टेट की टेरिटरी में, वो किए जा रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ही। इसलिए हम आर्टिकल 3 को कहते हैं इंटरनल रीएडजस्टमेंट। तो अगर आर्टिकल 2 के तहत या फिर आर्टिकल 3 के तहत जो भी बातों के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया उनमें से कोई भी चीज अगर पार्लियामेंट करती है तो इसका असर कौन से शेड्यूल पर होगा, तो ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका असर होगा फर्स्ट शेड्यूल पर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया स्टेट क्रिएट किया जाता है तो भाई फर्स्ट शेड्यूल में जो स्टेट की लिस्ट दे रखी है वहां पर उसको ऐड किया जाएगा ना, तो इसलिए वहां पर क्या किया जाता है, उसको ऐड करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि अगर नया स्टेट क्रिएट किया गया है या फिर नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई है तो उसको सीट्स वगैरह दी जाएंगी राज्यसभा में, सीटों का आवंटन भी होगा। तो तब जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें भी क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो यहाँ पर पहले शेड्यूल में और चौथे शेड्यूल में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। जब भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट जो भी चीजें उसको करने के लिए वहां पर एम्पावर किया गया उनमें से कोई भी चीज अगर वो करती है। इसीलिए जो आर्टिकल 4 दिया गया है ना उसमें ये कहा गया है कि कोई भी लॉ आप बना रहे हो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत, तो भाई साहब उनके अंदर ना, उस लॉ के अंदर आप प्रोविजन डालोगे, ऐसे वाले प्रोविजन जिससे क्या हो सके, फर्स्ट शेड्यूल में एंड फोर्थ शेड्यूल में जितना अमेंडमेंट होना जरूरी है वो अमेंडमेंट किया जा सके। जो भी सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कंसिक्वेंशियल मैटर से रिलेटेड अमेंडमेंट होना जरूरी है वो हो सके। इसलिए आप उन लॉज में जो बना रहे हो आर्टिकल 2 या 3 के तहत वो प्रोविजन भी आप डालो, वो भी उसमें होने चाहिए। और जो अमेंडमेंट यहाँ पर किया जा रहा है इन शेड्यूल में, उसको हम आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट बताया गया है वो वाला अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। इसके अलावा आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछ ले कि कोई न्यू स्टेट अगर क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तो इसके लिए पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है वो कौन सी मेजोरिटी से पास होता है, तो वो होता है सिंपल मेजोरिटी से पास। तो इस तरह से आर्टिकल 3 के तहत कोई स्टेट अगर पार्लियामेंट क्या कर रही है, बाय लॉ क्रिएट कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है सिंपल मेजॉरिटी का होना। और ये चीज भी जरूरी है कि कोई भी बिल पार्लियामेंट में विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। दूसरी अनुसूची में यानी कि दूसरे शेड्यूल में यहाँ पर ये जो लोग मेंशन हैं, इन लोगों के अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स वगैरह दे रखे हैं। जैसे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो हो गया, और अलग अलग राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर्स वगैरह होते हैं, और इनके अलावा लोकसभा एंड स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इनके स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। इसी तरह से राज्यसभा और जो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उनके चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हो गए, और जो कैग वगैरह होता है, इन सभी के अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स दे रखे हैं शेड्यूल 2 में। अगला आता है आपका तीसरा शेड्यूल, जिसमें ओथ और अफर्मेशन वगैरह जो यहाँ पर लोग मेंशन है इनको दिलाई जाती है। उसका पैटर्न क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होगा वो बता रखा है। तो जैसे कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जब वो शपथ वगैरह लेते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड जब वो करते हैं, तो उसका पैटर्न क्या है, मतलब वो शपथ जो है वो अल्टीमेटली आपको बता रखी है कहाँ पे, तीसरे शेड्यूल में। इसी तरह से कैग जो शपथ लेता है, मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट की जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उनकी शपथ वगैरह भी शेड्यूल 3 में दे रखी है। पार्लियामेंट के इलेक्शन वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो ओथ दिलाई जाती है, अफर्मेशन दिलाई जाती है। यूनियन के मिनिस्टर्स जो होते हैं और जो स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं उनको जो ओथ दिलाई जाती है, अफर्मेशन वगैरह दिलाई जाती है, उसका फॉर्म, उसका पैटर्न बता रखा है तीसरे शेड्यूल में। तो यहाँ पर ना सवाल पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो कहाँ पर मेंशन है, तो वो यहाँ पर तीसरे शेड्यूल में मेंशन नहीं है।
प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाई जाती है वो बता रखी है आर्टिकल 60 में, और जो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है वो बता रखी है कहां पर, आर्टिकल 69 में। और इसी से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो गवर्नर होते हैं ना अलग अलग राज्यों के, उनको जो ओथ दिलवाई जाती है, उनको जो शपथ दिलवाई जाती है, उनको जो अफर्मेशन एडमिनिस्टर कराया जाता है, वो बता रखा है आर्टिकल 159 में। यानी कि 60 में प्रेसिडेंट का हो गया और 69 में हो गया वाइस प्रेसिडेंट का, और जो गवर्नर होते हैं अलग अलग स्टेट के, उनका जो ओथ वगैरह होता है और अफर्मेशन वगैरह होता है वो बता रखा है आर्टिकल 159 में। तो ये चीज ध्यान रखना, गलती से शेड्यूल 3 को टिक करके मत आ जाना कि उनका जो ओथ और अफर्मेशन है वो शेड्यूल 3 में दे रखा है, क्योंकि ना कंफ्यूजन हो जाता है। पता किसकी वजह से? शेड्यूल 2 की वजह से, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट लिखा है, तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है कि भाई ये तो शेड्यूल 3 में लिखा है। शेड्यूल 3 में ये नहीं लिखा है, ठीक है। शेड्यूल 3 में इन लोगों की बात की गई है जो भी हमने डिस्कस किए थे, और शेड्यूल 2 में इन लोगों की बात की गई है जो हमने डिस्कस किए थे अभी। तो ध्यान रखना ये चीजें। शेड्यूल 4 में बेसिकली राज्यसभा में जो सीटें वगैरह मिलती हैं स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को, उनका आवंटन वगैरह किया गया है, एलोकेशन किया गया उन सीटों का, तो वही यहाँ पर शेड्यूल 4 में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ये दोनों जो अनुसूचियां हैं ये बेसिकली इसलिए लाई गई हैं ताकि जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सबसे पहले शेड्यूल 5 में बेसिकली जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में बात की गई है, बट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को छोड़ के, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग ही शेड्यूल है, शेड्यूल 6। ऑलराइट, इसको ना आप ऐसे करके याद कर सकते हो, आसा, राम, मेघा तीनों जीनत की सहेलियां हैं, क्योंकि मेरी सहेलियां हैं ना ये तीनों, आसा, राम। आसा का पति राम है, तो इस वजह से मुझे एकदम से याद हो जाता है ये। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए इसको याद करने के लिए आप इनको अपनी सहेलियां भी बना सकते हो। तो आसा से हो गया असम, राम से हो गया मिजोरम, मेघा से हो गया मेघालय, तीनों से हो गया त्रिपुरा। तो इन चारों के बारे में बात की गई है शेड्यूल 6 में। तो बेसिकली इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं, मणिपुर दे देते हैं लिख के और बोलते हैं कि इनमें से कौन सा है जिसके बारे में शेड्यूल 6 बात नहीं करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहां पर आती है आपकी 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, जो कि अगर हम आर्टिकल 246 के साथ मिलाकर देखें तो ये चीज क्लियर करती है कि हमारे पास ना 3 तरह की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं, पहले देखो 97 मैटर्स थे, अब 100 हो गए हैं। तो जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में दे रखे हैं उन पर लॉज बनाने की एक्सक्लूसिव पावर होती है सेंटर को। स्टेट लिस्ट में पहले 66 सब्जेक्ट थे, फिर बाद में हुआ ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं 5 सब्जेक्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन 5 सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया गया, स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो इस तरह से जो स्टेट लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ अब 61 सब्जेक्ट हैं, और इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने की पावर होती है स्टेट को, राज्यों को। कंकरेंट लिस्ट में पहले सब्जेक्ट थे 47, जैसे कि स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में अब ऐड कर दिए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो अब कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट हैं, और इन 52 सब्जेक्ट पर लॉज बनाने की जो पावर है वो सेंटर को भी है और स्टेट को भी है। बट यहाँ पर ये चीज है कि जो सेंटर है ना वो इन मामलों में ओवरराइडिंग पावर रखता है। मतलब कि मान लो लॉ बना दिया स्टेट ने भी और सेंटर ने भी, तो अब किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो जो सेंटर है वो यहाँ पर रखेगा ओवरराइडिंग इफेक्ट। ऑलराइट, इसी तरह से यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स दे रखे हैं वो एज कंपेयर टू ये जो बाकी लिस्ट हैं ज्यादा हैं। डिवीजन ऑफ पावर किया गया है बट वो एडिक्वेट नहीं है। बोलते हैं कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे जरूरी होता है कि सब जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है उनके बीच पावर्स को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, पावर्स का डिवीजन हो। बट डिवीजन तो किया गया है पावर का, बट जो हमारा सेंटर है उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया है। इवन जो सब्जेक्ट इन लिस्ट में मेंशन नहीं है उनको बोलते हैं हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। इसका अच्छा एग्जांपल हो सकता है स्पेस रिसर्च, जो कि एक रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है। तो उनको
लेजिस्लेट करने की, उनके संबंध में लॉज बनाने की जो पावर है वो मिलती है सेंटर को। तो यहाँ पर सेंटर को रेजिड्यूरी पावर भी मिल रही है अंडर आर्टिकल 248 रीड विद 97 एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट। और ये रेजिड्यूरी पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस वजह से भी जो हमारा सेंटर है वो एज कंपेयर टू स्टेट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और वहीं जो आर्टिकल 249 है उसके तहत राज्यसभा जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को क्या कर सकती है, ऑथराइज कर सकती है उन सब्जेक्ट पर भी लॉ बनाने के लिए जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, वो भी तब जब ऐसा करना नेशनल इंटरेस्ट में हो। तो यहाँ पर भी जो सेंटर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है एज कंपेयर टू स्टेट। यहां तक कि जो आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल 250, इसके तहत भी पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि इमरजेंसी के टाइम पर वो क्या कर सकती है, उन मैटर्स पर लॉ बना सकती है जो कि मेंशन है स्टेट लिस्ट में। अब यहाँ पर आर्टिकल 249 में एंड 250 में पार्लियामेंट को तो देखो एम्पावर कर दिया कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर भी लॉ बना सकती है। 259 में तब जब ऐसा करना नेशनल इंटरेस्ट में हो और 250 के तहत तब जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल में जो बात कही गई है वो ना स्टेट लेजिस्लेचर को रोकती नहीं है कि अब पार्लियामेंट बना सकती है अगर लॉ, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं बना सकती लॉ उन मैटर्स पर जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना रही है। तो अगर पार्लियामेंट ने भी बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया और इन दोनों की जो लॉज हैं उनमें आ जाती है इनकंसिस्टेंसी, तो ऐसी इनकंसिस्टेंसी के केस में डजंट मैटर जो लेजिस्लेचर है स्टेट की, उसने जो लॉ बनाया है वो पार्लियामेंट के लॉ बनाने से पहले बनाया है या पार्लियामेंट के लॉ बनाने के बाद बनाया है, अल्टीमेटली प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट वाला लॉ। और ये चीज आपकी आर्टिकल 251 में कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 252 में भी ये चीज है कि क्या चीज है, चीज ये है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उन सब्जेक्ट पर लॉज बनाने के लिए अगर जो स्टेट वगैरह हैं वो क्या करती हैं, पार्लियामेंट को वो सब्जेक्ट रेफर करती हैं कि भैया इन पे भी लॉ बना दो, या फिर लॉ बनाने की उन सब्जेक्ट के ऊपर कंसेंट देती है, तो तब भी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अंडर आर्टिकल 252 स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी लॉ बना सकती है। मजे ही मजे आ रहे हैं पार्लियामेंट के, यानी कि सेंटर के। अब यहां पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि यूनियन के पास बहुत पावर है। अब जो भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनियन लिस्ट में ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल रिलेशन तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आर्टिकल 253 जो दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती हैं, उनको इफेक्ट देने के लिए जो पार्लियामेंट है वो पूरे कंट्री के लिए या फिर कंट्री के किसी भी पार्ट के लिए क्या कर सकती है, लॉज वगैरह बना सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो होंगे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सेंसस यानी कि जनगणना, ये भी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब जब जनगणना की गई तो पता चला भाई साहब बहुत बुरा हाल है। जनगणना हुई, रेडियो एंड टेलीविजन पर दिखाया गया, तब आपके दिमाग में आया कि बहुत पैसा कमाना है, आप स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट में लग गए। अब जब आप इन सब चीजों में लगे तो जरूरत पड़ी कि जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसको आप बैंक में डालें। फिर आप बैंक में गए, बट आपको ध्यान आया कि बैंक में उतना फायदा नहीं होता जितना जब हम पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तब होता है। तो तब आप चले गए कहाँ, पोस्ट ऑफिस में। अब पैसा ही पैसा है आपके पास, तो अब आपको चाहिए डिफेंस, ताकि जो आपका पैसा है वो बच सके। तो यहां पर डिफेंस के लिए आप क्या करते हैं, आर्मी को बुलाते हैं, और इस तरह से आपके पैसे का हो जाता है इंश्योरेंस। और अब बहुत पैसा है आपके पास, इतना पैसा है कि आप रेलवे भी खरीद सकते हो। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके ये सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के याद कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है इसमें यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना रेलवे पुलिस से, क्योंकि जो रेलवेज है वो दिया गया है यूनियन लिस्ट में, लेकिन स्टेट लिस्ट में है रेलवे पुलिस। तो पुलिस से कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं कि जो प्रिजन्स होते हैं और जो बाकी पुलिस वगैरह होती है, पब्लिक ऑर्डर वगैरह होता है, वो होता है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स,
एग्रीकल्चर, गैस, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। लैंड रिफॉर्म को ऐसे करके याद कर सकते हैं कि जैसे कि यूपी जमींदारी वाला एक्ट आया था जो कि लैंड रिफॉर्म किया था। इसी तरह से और भी एक्ट आए हैं अलग अलग स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स के लिए। तो जो लैंड रिफॉर्म होता है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी स्टोरी वगैरह बना के याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग करते हैं। सोसाइटी है तो हमें शादी ब्याह करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हो गई तो अब हम करेंगे शादी, हम मैरिज करेंगे। अब हमने शादी कर ली है, अब हम करेंगे फैमिली प्लानिंग कि कितने बच्चे चाहिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग करेंगे। अब भाई साहब हुआ ये कि बच्चे हो नहीं रहे हैं तो हमने सोचा क्या कर लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। फिर हमें किसी ने ये आइडिया दिया कि एडॉप्शन भी किया जा सकता है, बच्चा एडॉप्ट भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चा किया गया है एडॉप्ट। अब उसका सक्सेशन होगा, उत्तराधिकार देखा जाएगा। तो अब जैसे कि बच्चा एडॉप्ट कर लिया और उसी के पास जो भी आपका है वो जाएगा सक्सेशन के थ्रू। तो अब आप क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, और बच्चा नहीं चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बच सके, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, वरना आपको सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि कंकरेंट लिस्ट में जो और सब्जेक्ट ऐड किए गए थे उनमें से आप याद रखेंगे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। तो बेसिकली पांचों ध्यान रखना। वैसे तो ये पांचों आपके स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जो आपने कुछ भी स्टोरी वगैरह बना के याद कर लेने हैं। अगला शेड्यूल है शेड्यूल 8। इसमें बेसिकली पहले 14 लैंग्वेजेस बताई गई थी जो कि ऑफिशियली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज की गई थी, जिनको ऑफिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मान्यता दी गई थी। फिर बाद में जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हो गई, 22 लैंग्वेज हो गई। 22 पार्ट हैं तो 22 लैंग्वेज हैं। ऑलराइट, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो 8वां जो शेड्यूल है इसमें 22 ऐसी लैंग्वेज बताई गई हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंधी लैंग्वेज को 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, इनको ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली, इनको ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और बाद में 2011 में 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो उड़िया है उसको उड़िया किया गया था, ठीक है। इस तरह से उसका जो नाम है उसको रिनेम किया गया था उड़िया में। इसके बाद आपका अगला शेड्यूल आता है शेड्यूल 9। इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने भी शेड्यूल हैं सभी इंपॉर्टेंट है। तो जो शेड्यूल 9 है इसको पढ़ा जाता है आर्टिकल 31B के साथ, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए थे बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ताकि जो भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं बाय द स्टेट एंड द पार्लियामेंट जो कि इस शेड्यूल में डाले गए थे उनको क्या किया जा सके, जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। तो बेसिकली यहाँ पर मेन चीज आपने ये ध्यान रखनी है कि जो 9th वाला शेड्यूल है ये डील करता है बेसिकली उन एक्ट से, उन रेगुलेशन से जो लैंड रिफॉर्म के लिए लाए गए थे, जो जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए लाए गए थे। और इससे रिलेटेड ये जो केस है ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि ये जो शेड्यूल है और आर्टिकल 31B है ये दोनों के दोनों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए गए थे। और ये ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज इस शेड्यूल में इंसर्ट किए गए उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका ना जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जुडिशियल रिव्यू करने की पावर किस किस के पास होती है, ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। इसके बाद जो आपका 10वां शेड्यूल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 एंड 191, इन दोनों आर्टिकल में दूसरा वाला जो क्लोज ऐड किया गया था वो ऐड किया गया था इस शेड्यूल के साथ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू। ये बेसिकली इसलिए है ताकि जो भी मतलब मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उनको ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो बेसिकली ये डील करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉस से। तो बस इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है।
जो आपका 11वां शेड्यूल है, इसमें 29 मैटर्स दिए गए हैं और ये बेसिकली डील करता है पंचायत से। और ये शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। वही जो 12वां शेड्यूल है ये डील करता है म्यूनसिपालिटीज से। इसमें टोटल 18 मैटर्स दिए गए हैं और ये 12वां शेड्यूल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। तो ये सारे के सारे शेड्यूल जो मैंने आपको बताए, जो चीज़ें इन शेड्यूल में मैंने आपको बताई, वो आपने ध्यान रखनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको पीडीएफ नोट परचेस करना है तो उसको परचेस करने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं और या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा मेरा आईपीसी का, इंडियन एविडेंस एक्ट का कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो उसको परचेस करने के लिए भी आप या तो ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ों की अपडेट देती रहती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगली वीडियो में।